गुड इवनिंग फ्रेंड। चलिए आज की मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग थर्ड पेपर जो है वो हम पढ़ रहे थे, उसमें 2 बार हमने देखा, आज और आगे देखेंगे। प्री सेंसिंग के बारे में बात चल रही है। उसके पहले मुझे एक जो विचार आया था वो शेयर करूँगा कि हम जानते हैं कि जो हमारा गीता का ग्रंथ है वो कितना महान ग्रंथ है, और अगर हम साधक है और हमें कुछ आध्यात्म में और आगे जाना है तो थोड़ी रोज गीता की भी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आजकल गीता के जो चैंटिंग बहुत सुंदर यूट्यूब पर होते हैं तो मैं सुनता हूँ, रोज एक अध्याय सुनता हूँ। और मुझे तो संस्कृत नहीं आती है, फिर भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। तो आप चाहो तो सुन सकते हो। पर कल मैं दूसरा अध्याय जो है वो सुन रहा था संस्कृत में। उसमें एक जो श्लोक आता है और वो बहुत लंबे समय से मैं वैसे तो जानता था ये श्लोक दूसरे अध्याय का, पर इसका कल अचानक मुझे उसका सही मीनिंग भी जानने में आया, तो बहुत खुशी हुई कि योगिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या मतलब है। तो एक 69 जो श्लोक है उसके अंदर कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो ये एक जो श्लोक है, वैसे तो सीधा साधा श्लोक है, पर उसके अंदर योग की गहराई है और योग की एक प्रक्रिया भी छुपी है। तो पहला क्या कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, मतलब कि जो निशा मतलब रात्रि, या निशा सर्वभूतानाम, सर्वभूत मतलब कि सब प्राणी, सब जो जीव है वो, तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो संयमी है वो जागृत रहता है। तो रात्रि के समय तो नॉर्मली सब सो जाते हैं, पर संयमी जागृत रहता है। अब संयमी कौन है? तो ये संयमी शब्द जो है, संयम शब्द जो है वो योग सूत्र का है, और योग सूत्र के अंदर तीसरा विभूति पाद है, उसके अंदर बताया है त्रयम एकत्र संयम, मतलब कि 3 चीज एकत्र एक साथ में किया जाता है, धारणा ध्यान समाधि, तो वो संयम बन जाता है। तो यहाँ संयमी वो है कि जो धारणा ध्यान समाधि कर सकता है। ऐसी व्यक्ति जो है, सब लोग सो जाते हैं तब वो जागृत रहता है। उसका मतलब क्या हुआ कि सामान्य लोग तो सो जाते हैं, पर वो व्यक्ति जो है वो या तो वो ध्यान में जागृत रहता है, या तावड़िया जी की सिस्टम से देखे तो अगर योगी गृहस्थी है तो उसका शरीर सोया हुआ है पर वो अंदर से जागृत है, और एस्ट्रल बॉडी से उसकी साधना चालू रहती है। तो ये जो संयमी है वो सब लोग सो जाते हैं, पर संयमी की साधना रात को चालू रहती है, चाहे उसका शरीर सो गया हो फिजिकल बॉडी, पर उसका एस्ट्रल बॉडी जागृत रहता है और वो अंदर से साधना करता रहता है। और तावड़िया जी की भी यही खुद की साधना थी। वो खुद कहते थे कि ये शरीर सो जाता है पर ये जो है अंदर से साधना चालू रहती है एस्ट्रल से। तो ये एक इसमें बात है। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो जब अगला सब प्राणी जो है वो जागते हैं, तब वो जो है वो दिन का समय जो मुनि है
उसको रात्रि समान महसूस होता है। तो कैसे वो उसको रात्रि समान महसूस होता होगा? तो वो देखता है कि भाई सब लोग जाग गए हैं पर सबका शरीर जागा हुआ है। सब लोग अंदर से तो बेहोश है पर शरीर जागा है और सब कामकाज करने, दौड़ा दौड़ी करने सब सुबह से चालू हो जाते हैं। तो वो एक जैसे कि रात्रि के अंदर जैसे शरीर सोया हुआ है तो अभी शरीर जाग गया पर उसकी आत्मा तो जागी नहीं है, शरीर अभी कामकाज करने लगा है। तो एक बेहोशी अजागृत अवस्था जो है वो उसको रात्रि जैसी ही लगती है कि रात्रि में शरीर सोया था, दिन में जागा, पर वो अभी भी वो रात्रि समान ही है, जैसे रात्रि का कि काल चल रहा है, लोग इस तरह जी रहे हैं। तो वो इस माने में वो जो है यहाँ मुनि को ये रात्रि की तरह वो देखता है सब लोगों को, जैसे बेहोशी में जी रहे हैं। तो ऐसा कुछ अर्थ मुझे उसका समझ में आया। तो क्योंकि ये योग की प्रक्रिया का है, जो संयम शब्द जो है मेन तो वो उसकी प्रक्रिया का है। अब जो है हम डिस्कोसिस 2 की जो 3rd मीटिंग है उसको पढ़ते हैं। उसमें जो हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था वो फिर से पढ़ते हैं। द एब्रप्ट सतोरी ही डिस्क्राइब्स एज इंट्यूटिव परसेप्शन वेयर देर आर नो थॉट्स or thought processes and says this particular perception is unique and reveals that which the rational brain using testimony, inference and deduction, that is thought processes, cannot reveal। तो ये लास्ट हमने देखा था लास्ट टाइम। इसमें एक इम्पोर्टेंट शब्द आता है इंट्यूटिव परसेप्शन। इंट्यूटिव परसेप्शन क्या है? इंट्यूटिव परसेप्शन जो है उसमें एक विचार विहीन अवस्था होती है और विचार विहीन अवस्था के अंदर उसे कुछ परसीव होता है, वो कुछ रास्ता बन के देख सकते हैं। जैसे कि विश्वामित्र ऋषि थे तो उनको ये इंट्यूटिव परसेप्शन के अंदर गायत्री मंत्र दिखा गया था। तो गायत्री मंत्र का अवतरण पहली बार विश्वामित्र ने किया था। तो ये इंट्यूटिव परसेप्शन के अंदर ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसका परसेप्शन होता है और उसके अंदर जो है कोई ब्रेन प्रोसेस नहीं होती है, उसके अंदर विचार नहीं बनते हैं और ब्रेन का जो मतलब रैशनल ब्रेन है वो इसमें बिल्कुल काम नहीं करता है। और एक जो दूसरी अवस्था होती है अंदर से, और वो अवस्था के अंदर कुछ गतित होता है, कुछ अवतरण होता है, वो इंट्यूटिव परसेप्शन के अंदर होता है। This intuitive perception, the Southern Zen school call prajna or no mind। अब ये स्थिति जो इंट्यूटिव परसेप्शन है उसको जो जैन स्कूल है साउदर्न उस समय की, उसको प्रज्ञा कहते हैं या नो माइंड की स्थिति कहते हैं। बट दिस इंट्यूटिव परसेप्शन स्टेज शुड बी टोटल, दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन ए डिसाइपल, दैट इज 3B stage and not 3A stage, in which case intuitive perception comes and goes and then the disciple is ready for satori or the leap। तो ये जो है वो इंट्यूटिव परसेप्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए, मतलब 3B की स्थिति डायग्राम की होनी चाहिए, न कि 3A की। क्योंकि अगर 3A की स्थिति में अभी भी साधक होगा तो ये इंट्यूटिव परसेप्शन आएगा और जाएगा, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। वो उसके अंदर एस्टैब्लिश अगर होता है तो ही जो फाइनल आगे का जो उसको काम करना है, जिसको सतोरी कहते हैं या फाइनल लिप भी कहते हैं, एक जंप, वो चीज़ जो है वो यहाँ इस 3B से 3C की फिर स्थिति बनती है। और आगे भी हमने देखा था कि भाई भगवान बुद्ध थे, वो भी 3B की स्थिति पर पहले पहुँचे थे और बाद में उन्होंने फाइनल जंप मारकर वो एनलाइटन हुए थे। अब
ये एनलाइटन शब्द है उसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि एक अर्थ हम एनलाइटन माने एक मुक्ति के अर्थ में उसको लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति प्रबुद्ध हो गया, मुक्त हो गया। पर किस चीज़ से मुक्त हो गया ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है वो व्यक्ति अभी जन्म मरण के चक्कर में से तो वो मुक्त हो गया, एनलाइटन हो गया, तो इतनी मुक्ति मिली। पर फिर भी ये मुक्ति फाइनल मुक्ति नहीं है। तो योग की दृष्टि से तो फाइनल मुक्ति क्या है कि जब आत्मा जहाँ से आया था वहाँ अगर चला जाता है तो वो फाइनल मुक्ति है। मतलब कि उसको फिर भू भुव स्व से भी बाहर निकल जाना पड़ता है, खाली पृथ्वी से नहीं। पृथ्वी से तो एक अलग बात है, चलो प्रबुद्ध हो गया, पर वो अगर अभी भी स्वलोक के कोई ऊंचे सब स्टेज के अंदर भी है तो भी अभी वो इस तरह की पूर्ण मुक्ति नहीं है। पर यही बात तावरिया जी ने पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में लिखी है कि भगवान बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह जो थे वो स्वलोक के सब स्टेज 6 से आए थे। हम जानते हैं कि 7 सब स्टेजेस होते थे, तो ये 6वें 6 जो सब स्टेज था वहाँ से आए थे और फिर यहाँ से प्रबुद्ध हो गए, फिर वहाँ चले गए और अभी 7 सब स्टेज में है। और फिर वो आगे जब ये भू भू स्व से बाहर निकल जाएंगे जनलोक में, फिर से उनका आत्मा तत्व चला जाएगा, फिर सब खत्म हो गया, फिर उसको ये तीनों लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ती। पर तब तक हम उसको चाहे एनलाइटन कहे, पर फिर भी योग की दृष्टि से पूर्ण मुक्ति नहीं है। ये बहुत गहरी बात है और बहुत कम लोग ये बात को समझते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि योग की दृष्टि से तो मुक्ति बहुत बहुत ऊंची चीज़ है। जब हम 3 लोक से मुक्त हो जाते हैं तब सही माने में मुक्त हो गए। चाहे यहाँ एनलाइटन हो गए तो वो इतना पर्याप्त नहीं है। और ये सारा तावरिया जी ने पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में लिखा है। तो आप जैसे जैसे स्टडी करोगे तो अपने आप में आप इसकी लिंक जोड़ते जाओगे तो समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। टुडे आई एम प्लेसिंग बिफोर यू a method developed both by Patanjali and Zen schools, which will prepare one for the satori or leap, where brain processes are bound into one particular sequence only, overcoming by practice all drifts, and thus practicing along with other practices, one is able to reach 3V stage and one is ready for the final leap or satori. अब ये जो प्रक्रिया जो बताने वाले हैं वो जिसको हम प्री सेंसिंग उन्होंने कहा है, आगे ये शब्द आएगा, और एक प्रकार के एक मेडिटेशन की टेक्निक है। अब ये देखो कि हम आज जहाँ स्टेज में हैं तो हम कोई 5 to 1 पर पहुँचा हुआ होगा, कोई इससे भी आगे पीछे होगा, और शायद ही कोई 3A के स्टेज तक भी पहुँचा हुआ हो। तो ये जो है, अब यहाँ एक तावरिया जी एक थोड़ा ये प्रैक्टिस क्यों दे रहा है कि 3A तक भी हम नहीं पहुँचे और 3B तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक उसके 3B स्टेज के जैसा एक थोड़ी सी, शायद किसी को अगर ये इसमें डीप जाता है तो थोड़ी सी झलक मिले 3B क्या होता है, ऐसा कुछ उसका अनुभव में आए। तो इसलिए ये एक टेक्निक बताते हैं प्री सेंसिंग की। हालांकि शुरुआत के समय में जब इन्होंने ये पेपर बनाया था तब इसका काफ़ी जिक्र किया था, पर बाकी के सालों में फिर उन्होंने इसकी खास बात कभी कही नहीं है। हम कोई भी उनके लेक्चर में ये प्री सेंसिंग की बात सुनते नहीं है, क्योंकि फिर उनको भी लगा होगा कि भाई ये प्रैक्टिस करने पर भी जो है वो ये स्टेज आना तो बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने 3 स्टेप के ऊपर ज़्यादा भार देना चालू किया, ये टेक्निक का बात वो कम करते थे। तो ये खास समझना जरूर है। फिर भी ये टेक्निक अच्छी है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास हम कर सकते हैं। तो एक मेथड जो है, जो पतंजलि और ज़ेन स्कूल दोनों के अंदर जो मेथड थी कि जिसके अंदर ब्रेन प्रोसेस को एक वन पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर लाया जाता था और ड्रिफ्ट वगैरह जो है उसको बंद कर दिया जाता था। तो ये
प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी 3B के नज़दीक ले जा सकती है। अब यहाँ पर्टिकुलर सीक्वेंस बताया है, वो हम जब टेक्निक का अभ्यास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो हम करते हैं तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के रूप में ही हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आगे हमें पता चलेगा। द स्टेज ऑफ टोटल एंड परमानेंट इंट्यूशन और इंट्यूटिव परसेप्शन इज द स्टेज when and in which an individual ceases to have thought forms if needed। अब ये जो स्टेज है जो जिसको हम ये 3B का या परमानेंट इंट्यूशन का या इंट्यूटिव परसेप्शन का कहते हैं, वो स्टेज जो है वो उसको जब जरूर पड़ती है तो वो चीज़ को बंद कर सकता है और चालू भी कर सकता है। तो मतलब कि ये साधक की अवस्था और साधक की ज़रूरत के मुताबिक, मतलब ये 3A का स्टेज और 3B का स्टेज, तो जब कुछ करने का है नहीं या वो कुछ संसार में नहीं है, अकेले हैं, तो वो 3B के स्टेज में जहाँ ये जो है वो सब कुछ सीज कर देते हैं विचार की प्रक्रिया को, और फिर वो जो B का स्टेज में अंदर जहाँ इंट्यूटिव परसेप्शन उसको होता है वो स्थिति के अंदर वो चला जाता है। फॉर ही हैज सुपरसीडेड द नीड ऑफ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट फॉर्मेशन और थॉट प्रोसेसेस, फॉर ही वॉज नाउ ए बेटर वे टू लर्न एंड नो एंड अंडरस्टैंड। तो अभी उसको ब्रेन प्रोसेस से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम सब सीखते हैं तो ब्रेन का उपयोग करते हैं और इससे हम सीखते हैं। तो एक हम धीरे धीरे करके हम एक सीखने की हमारी प्रक्रिया होती है। अब जो वो स्थिति के अंदर 3B की स्थिति में चला गया तो वहाँ वो थॉट से, मतलब कि ब्रेन की प्रोसेस से वो कुछ सीखेगा नहीं, पर वो जो जानना चाहता है वो इंट्यूटिव परसेप्शन के द्वारा वो चीज़ वो जान लेगा। उसको जो ज्ञान चाहिए दुनिया में, जो चीज़ उसको समझना है, चाहे भौतिक जगत का ज्ञान है या आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, कुछ भी उसको जानना है तो वो इंट्यूटिव परसेप्शन का स्टेज धारण कर लेगा और उसके अंदर से वो चीज़ को समझ पाएगा, जान पाएगा, और वो जब ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग भी कर सकता है। तो ये उसकी जगह लेता है। इट सीम्स द वर्ल्ड ऑफ फिलोसॉफी, zen or yoga etc. have yet not grasped, have not explained clearly the difference between A brain processes and B mind state। अब ये गड़बड़ी जब हम तावरिया जी की सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो एक इसके ऊपर खास भार देते हैं कि भाई ब्रेन प्रोसेस अलग है, माइंड अलग है, और जो आप माइंड शब्द नॉर्मली यूज़ करते हो वो तो ब्रेन प्रोसेस है। मतलब विचार के लिए हम कहते हैं कि मेरे मन के अंदर विचार ये आता है, तो हम विचार को मन के साथ जोड़ देते हैं। विचार कभी मन का नहीं होता है, विचार हमेशा ब्रेन का होता है, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो बड़ी बड़ी जो फिलोसॉफी की जो विंग्स हो गई या ज़ेन और सोकल योगा, इन सब के अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि ब्रेन प्रोसेस क्या है और माइंड स्टेट क्या है, तो ये खास समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं व्हेन ए ब्रेन प्रोसेसेस वर्क माइंड स्टेट इज इग्नोर्ड एंड व्हेन बी माइंड स्टेट प्रिवेल्स थॉट प्रोसेसेस आर टेम्पररीली सस्पेंडेड, अंडरस्टैंड दिस। तो एकदम क्लियर बात है कि जब माइंड स्टेट होता है तो वहाँ विचार की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती, वहाँ जो है वो विचार की प्रक्रिया थम जाती है। और जब ब्रेन की प्रोसेस होती है तो वहाँ जो है वो माइंड स्टेट को इग्नोर किया जाता है, वो माइंड स्टेट का कोई उसको कंसीडर नहीं करते, ब्रेन की प्रोसेस अपने आप में चलती रहती है। जैसे हमारे अंदर दिन भर में विचार प्रक्रिया चालू ही रहती है, सुबह से शाम रात तक, तो वो जो है वो ब्रेन प्रोसेस है, पर उसके अंदर वो माइंड स्टेट नहीं आता है। जब हम माइंड स्टेट, तो जो है माइंड स्टेट वही जो हमने देखा है इंट्यूटिव परसेप्शन है, वो माइंड स्टेट है। तो माइंड स्टेट तो ये होता है कि जब हम
ये थॉट प्रोसेस को बर्न करना सीखते हैं, जानते हैं कि किस तरह भी मुझे अभी विचार नहीं करना है, तो ब्रेन प्रोसेस को मैं बंद कर देता हूँ, तो फिर जो है वो माइंड स्टेट बनता है। तो ये एक डिफरेंस का ध्यान में रहना चाहिए कि दोनों नॉर्मली एक साथ नहीं हो सकता है। हालांकि एक तीसरा रास्ता है कि जिसके अंदर दोनों भी होते, तीसरा भी, ये दोनों प्रोसेस होती है और एक तीसरी स्थिति बनती है। ये यहाँ आगे कहते हैं कि द इंटरमीडिएट स्टेट इज व्हेन दिस माइंड स्टेट कैन ऑब्जर्व विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ एनी सॉर्ट द ब्रेन प्रोसेसेस दैट गो ऑन सीजलेसली। तो ये एक तीसरी दो प्रक्रिया ऊपर है जिसके अंदर नॉर्मली ब्रेन प्रोसेस चलती है, और जो जिसको हम माइंड कहते हैं वो इन्वॉल्वमेंट की स्थिति के अंदर है। तो ब्रेन प्रोसेस और माइंड दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए माइंड स्टेट की स्थिति नहीं है। दूसरी माइंड स्टेट की स्थिति ऐसी है कि जिसके अंदर ब्रेन प्रोसेसेस बिल्कुल नहीं है। अब तीसरी स्थिति इंटरमीडिएट स्थिति बताते हैं कि जिसके अंदर ये थॉट प्रोसेस तो चालू है, पर माइंड जो है उसने अपने आप को थॉट प्रोसेस से अलग कर लिया, एक दृष्टा का भाव धारण कर लिया और वो ऑब्जर्वर बन गया। तो इसकी जो प्रोसेस चल रही है उसको वो उसके अंदर इंटरफियर नहीं करता है, उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता है, पर वो जैसे एक चीज़ को हम दूर से कैसे देखते हैं, तो इस तरह उस समय माइंड जो है वो विचार प्रक्रियाओं को देख रहा है कि क्या क्या विचार चल रहा है विदाउट इंटरफियर। तो ये तीसरी स्थिति, ये ध्यान में रहना चाहिए, तीन स्टेट, और आपको कहीं लिख के रखना चाहिए कि ये ब्रेन और माइंड की तीन स्थिति होती है। दिस वी शैल स्टडी इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। इन माइंड स्टेट देयर इज नो एक्टिविटी एट ऑल। द ब्रेन बीइंग ए कंप्यूटर डिपेंड्स फॉर इट्स वर्किंग ऑन मेमोरी पैटर्न। तो माइंड को मेमोरी की जरूरत नहीं है, मेमोरी की जरूरत है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा है और हर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, ब्रेन के अंदर भी मेमोरी है। पर मन जो है वो उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है और इसीलिए उसको कोई मेमोरी की भी जरूरत नहीं है। दिस प्रीसपोज दैट द माइंड स्टेट विच इज वन ऑफ एट रेस्ट ऑलवेज does not work through memory, and so its conclusions are free from prejudices of the past and free from the pairs of the opposite, that is emotions. अब हम इसकी ये पूर्वाधारणा कर सकते हैं कि माइंड स्टेट कैसा होगा। तो माइंड स्टेट जो है उसको हम एट रेस्ट स्टेट भी कह सकते हैं, मतलब एक विराम की अवस्था, कि जहाँ माइंड अभी हमारा ब्रेन प्रोसेस शांत है, ब्रेन के अंदर जैसे कंप्यूटर को बंद कर दिया है, अब कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो एक आराम की स्थिति, विराम की स्थिति बन गई है। तो एट रेस्ट की स्थिति के अंदर माइंड स्टेट होता है और उसको न कोई मेमोरी की ज़रूरत होती है, और उसको अगर कोई निष्कर्ष पर आना है तो उसके लिए वो कोई जो भूतकाल के जो उसके प्रिजुडिसेस है, जो भूतकाल के कोई एक गलत धारणा उसने बना के रखी है, प्रिजुडाइज हो गया है किस चीज़ से, तो वो उससे भी मुक्त हो जाता है। और जो पैर्स ऑफ अपोजिट है या इमोशन जिसको कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, इससे भी वो इसमें मुक्त हो जाता है और फिर निष्कर्ष पर आता है। तो किसी चीज़ का अगर निष्कर्ष पर आना है तो उसको कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, न कोई उसको ये पूर्वधारणा या द्वंद्व को कोई चीज़ की जरूरत है। What is this at rest condition of mind and therefore of the intuitive perception? तो माइंड एट रेस्ट की स्थिति क्या है और इंट्यूटिव परसेप्शन की स्थिति क्या है। No individual can live in this world and be free from the assault of the world that impinge through the five senses and imagination. But in this state of mind at rest, seeing, hearing, etc. are experienced totally detached as one would a stranger and without analysis, remarks or suggestions. And this is possible because memory is not involved that creates such emotions, and one is free from doubt, fear and
अनसर्टेनिटी। अब जो ये है स्थिति जो है वो क्या कहते हैं कि भाई एट रेस्ट की स्थिति क्या हो सकती है। तो नॉर्मल कोर्स के अंदर क्या होता है कि हमारी जो 5 इंद्रियां और हमारी जो कल्पना की जो माइंड की या जो एक हमारे अंदर जो नॉर्मली चलता रहता है, 5 इंद्रिय से हमेशा इम्पल्स अंदर आता है और इससे विचार बनते हैं, कल्पना बनते हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है वो निरंतर बनती है। ये इसके जो असॉल्ट है हमारे ऊपर, इसके जो हमले होते हैं वो कंटिन्यूसली हमारे ऊपर होते रहते हैं इस प्रकार के, और फिर इसे विचार बन जाता है तो वो ब्रेन प्रोसेस हो जाती है। पर ये स्टेट ऑफ माइंड या एट रेस्ट की स्थिति के अंदर अगर चाहे व्यक्ति कुछ सुनती है या और कोई प्रक्रिया करती है, देखती है, कुछ भी एक्सपीरियंस करती है, तो वो डिटैच होकर करती है। वहाँ उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहाँ उसकी इंद्रिया उसको खींच के वो विषय के साथ में जोड़ नहीं देती है। एक डिटैच की स्थिति होते है। और जैसे कि एक स्ट्रेंजर होता है, एक अनजान व्यक्ति कैसे सब कुछ देखता है, इसी तरह वो स्ट्रेंजर के रूप में रहता है। वहाँ कोई एनालिसिस की प्रक्रिया या रिमार्क या सजेशंस ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जो है वो ब्रेन की है, तो वो तो वहाँ उससे ऊपर है और मेमोरी के साथ में वो इन्वॉल्व भी नहीं है। वहाँ कोई इमोशंस जनरेट नहीं होते हैं, तो वो डाउट, फियर और अनसर्टेनिटी से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब विचार प्रक्रिया बनती है तो विचार प्रक्रिया के साथ में कभी कभार डाउट निकल आता है, शंका, संशय होते हैं, डर, फियर निकल आता है और अंदर एक असलामती का भाव अंदर से आ जाता है। पर जब माइंड स्टेट होता है या एट रेस्ट की स्थिति बनती है या इंट्यूटिव परसेप्शन की स्थिति बनती है, तो इन सबसे वो डिटैच हो जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। और जैसे ऊपर बताया इंटरमीडिएट की स्थिति में, तो शायद वहाँ वो एक दृष्टा के रूप में ये सारी चीज़ों को देख भी सकता है, इसमें इन्वॉल्व हुए बिना। When this at rest state is total, that is for 24 hours, this state is paradigmatic state or the inherent design state of waking and sleep leading to awakenness. This awakenness, if total and permanent, is the intuitive perception beginning state that sees and understands without any need of brain processes and is to be diligently established. अब ये जो एट रेस्ट की जो स्थिति है वो टोटलिटी में होनी चाहिए, मतलब कि वो 24 घंटे चलनी चाहिए। अभी वो आए नहीं आए ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो फिर इससे अंदर एक जो पैराडिग्मेटिक स्टेट बन जाता है या फिर जागृति का स्टेट जो है, वो जागृति जो रियल जागृति जिसको कहते हैं, थर्ड स्टेज जिसको कहते हैं, वो इस प्रकार की अंदर एक जागृति की स्थिति बनती है, जो वही एक इनहेरेंट डिज़ाइन स्टेट भी है उसका। और धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है वो जो स्लीप माने कि बेहोशी या अजागृत अवस्था है, उससे वो अवेकननेस यानी कि जागृति की स्थिति की ओर धीरे धीरे गति करता है। उसका प्रोग्रेस इस तरह होता है, बेहोशी से जागृति की तरफ हो जाता है और फिर वहाँ उसके अंदर परमानेंटली इंट्यूटिव जो इंट्यूटिव परसेप्शन की स्थिति है वो धीरे धीरे शुरुआत उसकी वहाँ होती है। तो इस तरह ये एक प्रकार का नो माइंड की स्थिति या एट रेस्ट की स्थिति है। पर इसको डिलीजेंटली एस्टेब्लिश करना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये तो हम पढ़ते हैं, बातें करते हैं, पर एक स्थिति को लाना, क्योंकि जब हम ये प्री सेंसिंग की जब प्रैक्टिस करेंगे आगे, तो हम देखेंगे कि 1 मिनट के लिए भी हम हमारे विचारों को रोक नहीं सकते। 1 मिनट या आधी मिनट के लिए भी हम हमारे विचारों को रोक नहीं सकते, और रोकने का प्रयत्न करते हैं तो तुरंत वो कहीं से भी छटक जाता है और विचार प्रक्रिया बनाना चालू कर देता है। तो ये तो सारी बहुत ऊंची प्रत्याश से भी ऊपर की सब चीज़ों की स्थिति यहाँ बताई है।
This is known normally as the doctrine of no mind, no thought, which clearly shows that the understanding about mind is faulty. For with mind there is no thought, only brain is responsible for brain processes or thought forms. अब कई जगह हम पढ़ते हैं शब्द, तो अगर ये सही ढंग से एक बार समझ लिया तो समझ में आ जाता है कि ये शब्द का गलत प्रयोग यहाँ होता है। बाकी तो हम भी फिर वही इसी प्रकार के शब्द, अब नो माइंड नो थॉट ये शब्द ही गलत है, क्योंकि अगर नो माइंड होता है तो फिर जो है मतलब कि थॉट प्रोसेस जो है वो एक अलग स्थिति है, और जो माइंड स्टेट जो है वो एक अलग स्थिति है। तो जब मन की स्थिति जब होती है तो उसके अंदर कोई थॉट की ये नहीं होती है, मतलब कि जब मन होता है तो विचार नहीं होना चाहिए, ये स्थिति जो है वो, इसीलिए फिर नो माइंड नो थॉट ऐसा कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि मन का होना इसका मतलब ही है कि अब विचार की प्रक्रिया नहीं है। माइंड स्टेट है तो वहाँ विचार की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए जो शब्द हम यूज करते हैं तो वो भी फॉल्टी हो जाते हैं। तो यही समझना है कि ब्रेन प्रोसेस के लिए ब्रेन जिम्मेदार है। वन कैन एट विल चेंजेस और पास फ्रॉम और टू द स्टेट ऑफ ब्रेन प्रोसेसेस टू माइंड एट रेस्ट कंडीशंस इन 3A and 3B। तो ये जो इसको हम ये स्थिति जो है वो एट रेस्ट की स्थिति जो है वो 3A and 3B के अंदर ये स्थिति निर्माण होती है। मतलब कि जब वो साधक या योगी को सांसारिक कामों के अंदर ब्रेन की उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी तो वो 3A की स्थिति में आएगा, वहाँ फिर एट रेस्ट की स्थिति नहीं होगी, वहाँ ये ब्रेन प्रोसेस का उपयोग करेगा। पर जब वो नहीं होगा तो फिर वो उसको चेंज ओवर करके 3B की स्थिति के अंदर चला जाएगा। तो 3A संसारिक स्थिति है और संसारिक कामकाज के अंदर, पर फिर भी अंदर एक दृष्टा भाव उसका बना रहता है, वो थॉट प्रोसेस के साथ इन्वॉल्वमेंट की स्थिति 3A के अंदर भी नहीं होती है। नाउ वी बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ कॉलिंग बैक द ब्रेन फ्रॉम इट्स वॉन्डरिंग। इट इज नॉट रिकलेक्शन नॉर रिट्रोस्पेक्शन। अब ये जो प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर यही करना है, उसको कॉलिंग बैक करना है, कॉल बैक करना है कि जो दिमाग भटक रहा है, हमारा मन भटक रहा है नहीं, पर दिमाग भटक रहा है, उसको फिर से जो प्रक्रिया उसको देनी है वो प्रक्रिया के अंदर जो ध्यान की जो विधि है वो ध्यान की विधि के अंदर ही वो लगा रहा है, न कि वो भटकता रहा है। तो उसको कॉल बैक करके फिर से वही प्रोसेस के अंदर जोड़ देना है। पर ये प्रक्रिया कोई रिकलेक्शन या रिट्रोस्पेक्शन की नहीं है। तो रिकलेक्शन में तो हम पुनः स्मरण करते हैं, कोई चीज़ों को याद करते हैं, और रिट्रोस्पेक्शन के अंदर जो भूतकाल में जो कुछ हो गया है उसका अवलोकन करते हैं। तो ये दो चीज़ ये इसके अंदर, ये प्रैक्टिस के अंदर नहीं आती है। द ब्रेन ऑफ एन एवरेज पर्सन रन्स वाइल्ड एंड मैड विथ इम्पल्सिस ऑफ द मोमेंट। अब जब हम हमारे अंदर ही देखते हैं, और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि ये जो हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे पागलों की तरह विचार प्रक्रिया को बनाता है या ऐसे जंप करता है, एक विचार से पर दूसरा विचार, एक इमोशन से दूसरे विचार। जब ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं तो ये चीज़ बनती है कि एक वाइल्ड स्थिति अंदर बन जाती है, एक मैडनेस की स्थिति बन जाती है, और इम्पल्सिस जो है वो उस क्षण के अंदर इस तरह के आते रहते हैं, और व्यक्ति एवरेज पर्सन की स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है। पर नॉर्मल कोर्स के अंदर भी जो हमारे अंदर जो ये है वो विचार तो इस तरह कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं, चाहे कितना भी प्रयत्न करे, कुछ भी करे, पर वो हाँ बहुत प्रयत्न करोगे तो ज़रा उसको स्लो कर सकते हैं, पर इसको
स्टॉप करना, रुकना, वो तो एक प्रकार के नामुमकिन सी बात होती है, पर फिर भी अभ्यास एक अलग चीज़ है। इट इज़ एन अनब्रोकन चेन ऑफ होप्स, फियर, फैंटासीज एंड रिग्रेट्स। तो ये हमारे जो विचार की जो प्रक्रिया जो चलती रहती है, वो अनब्रोकन चेन, वो ब्रेक कभी भी होती ही नहीं है। और एक विचार के पीछे दूसरा, दूसरा के पीछे तीसरा, इसको एसोसिएटिव थिंकिंग भी कहते हैं। एसोसिएटिव थिंकिंग मतलब एक विचार के साथ दूसरा इसी प्रकार का एसोसिएटेड विचार को हम जोड़ देते हैं। एक चीज़ याद आई तो उसके जैसा दूसरी चीज़ जो है वो फिर इसके ऊपर विचार चालू हो जाता है, उसके अंदर से फिर तीसरी चीज़ ढूंढ लेता है, और इस तरह ब्रेन भागता रहता है। और वो इसके अंदर देखेंगे तो हमारे अंदर जो विचार के अंदर या तो होप्स होंगे, फियर्स होंगे, फैंटासीज होगी और रिग्रेट्स होंगे। तो इस प्रकार के इमोशंस अंदर, आशा निराशा के अंदर, डर के अंदर, कल्पनाओं में या दुख की स्थिति के अंदर, इस प्रकार के विचार एक चेन के रूप में हमेशा चलते रहते हैं। ऑल इज ए प्ले ऑफ मेमोरी ऑफ द प्लेजेंट एंड द अनप्लेजेंट इवेंट्स। अब देखें तो ये सारा खेल क्या है, हकीकत में तो ये खेल मेमोरी का ही है। हर समय मेमोरी कुछ न कुछ लाके खड़ा कर देती है, और वो चाहे प्लेजेंट चीज़ हो या अनप्लेजेंट हो। और इस जो हमारे इवेंट बनते हैं ये भी इसके ऊपर से ही बनते हैं। प्लेजेंट इवेंट बने या अनप्लेजेंट इवेंट बनते हैं तो किसके ऊपर से बनेंगे? हमारी जो मेमोरी किस तरह काम करती है उसके ऊपर से ही हमारी जो इवेंट जो है, जो हमारे सामने चीज़ें आती है वो इसी तरह आती है। तो ये पूरा एक खेल, अगर कोई जागृत व्यक्ति है वो क्या देखता है कि ये पूरा मेमोरी का खेल है, और इसलिए वो फिर वो मेमोरी से हट जाता है, वो पीछे हट जाता है, मेमोरी को अपना काम करने देता है। पर वो जो है वो माइंड सेट के अंदर, मतलब कि एक पीछे दस्ता भाव के अंदर वो आ जाता है। तो पर ये अगर सही जागृति अगर खिलती है तो ये स्थिति बनती है, वो व्यक्ति फिर दस्ता भाव के जीना शुरू करता है। दिस कैन बी कॉल्ड एमलेस वॉन्डरिंग और ड्रिफ्ट। तो ये जो स्थिति जो है उसको हम एमलेस वॉन्डरिंग कह सकते हैं, कि कोई एम नहीं है, कोई हेतु नहीं है, जो अंदर वॉन्डरिंग चल रही है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा विचार बन रहा है, इसके पीछे क्या हेतु क्या है? अगर हम शांति से देखेंगे, विचारों को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये विचारों की तो कोई इस समय तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है और इसके ऊपर हमें कुछ सोचना पड़ता है, वो अलग स्थिति है। पर खाली बैठे हैं और विचार अंदर चल रहे हैं, और ऐसे निकम्मे विचार है जिसकी एक क्षण में कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और कई बार तो हम गलत कल्पना कर लेते हैं, खास करके जो अनसर्टेनिटी होती है जिन लोगों के अंदर, वो ऐसी भविष्य के अंदर कुछ बुरा होगा, इस प्रकार की गलत कल्पनाओं से डरे सहमे रहते हैं। तो ये बहुत एक खराब स्थिति है, उससे तुरंत निकल जाना है। तो ये एमलेस वॉन्डरिंग नहीं होना चाहिए या ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। एक विषय से दूसरे विषय के ऊपर जो हम भागते रहते हैं वो ड्रिफ्ट है। द ब्रेन स्पिन्स इट्स वेब ऑफ थॉट्स एंड इन विच इट एंटेंगल्स इटसेल्फ। अब एक मकड़ी जो होती है वो क्या करती है, एक जाला बुनती है और फिर उसके अंदर ही फंस जाती है। ऐसी ही हमारी हालत है, हमारा ब्रेन की हालत। ब्रेन विचार 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 करते रहता है और फिर विचारों में ही फंस जाता है, फिर थक जाता है। हमारी एनर्जी का मैक्सिमम जो वेस्टेज है ये यहाँ होता है। विचार विचार करके शाम तक में, रात तक में तो हम थक जाते हैं, कंपलसरी हमें नींद लेनी पड़ती। जो व्यक्ति ये इस चीज़ों से ऊपर उठ जाती है या वो जागृति में रहती है, उसको तो फिर निद्रा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमेशा फ्रेश रहता है, उसकी एनर्जी का वेस्टेज ही नहीं होता है। पर नॉर्मली हमारी स्थिति अलग है। Because of such ceaseless wandering or drifts, we have separated, alienated ourselves from real life, life that wants to introduce us to our being, the reality.
तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि ये जब इस तरह ये सीजलेस मतलब बिना अटके ये जो विचार प्रक्रिया चालू रहती है या ड्रिफ्ट चालू रहता है, तो जिंदगी जिस चीज़ को हमें मिलाना चाहती है, हमारा जो आत्मा तत्व है, हमारा बीइंग है, उससे हमारा जिंदगी हमें मिलाना चाहती है। पर क्योंकि एक विचार जो है वो एक चीज़ ऐसी बीच में आ जाती है कि हम इससे इस चीज़ के को पा नहीं सकते। इस चीज़ के अंदर एक रोड़ा बन के ये चीज़ विचार प्रक्रिया आ जाती है और वो हमें बीइंग को मिलने नहीं देती है। तो जीवन तो है, वो तो उत्सुक है। जीवन के अंदर जो हमारे सही माने में जो जीवन के जो प्रसंग आते हैं, उसके पीछे भी एक ये हेतु है कि भाई हम बीइंग के प्रति धीरे धीरे करके जाए। दो ही चीज़ होती है, हर प्रसंग या तो आपको ऊपर की ओर ले जाएगा या नीचे की ओर ले जाएगा, या आपको बीइंग की ओर ले जाएगा या फिर आप और नीचे चले जाओगे। इवोल्यूशन होगा या इन्वोल्यूशन होगा। हर घटना घटती है तो उस समय ये दो स्थिति बनती है। या घटना में अगर हम शांत रहे, न्यूट्रल रहे, हम विटनेस बने रहे, कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो हम एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं, इवोल्यूशन में चले जाते हैं। और फिर अगर हमने इसमें रिएक्ट किया, कुछ गड़बड़ी की, तो फिर हम इन्वोल्यूशन में एक स्टेप नीचे उतर जाते हैं। और फिर इसी प्रकार के इवेंट्स की सीक्वेंस धीमे धीमे बनना चालू हो जाती है। और हमारे जिंदगी, लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्यों है ये सब, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस क्यों आते रहते हैं। क्योंकि ये चीज़ हम खुद इसको इस तरह बुन लेते हैं, इसको इस तरह हम स्पिन करते हैं कि जिसके द्वारा ये इवेंट जो है वो हमारे प्रति आकर्षित होते रहते हैं। तो हम ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये समझना और इस तरह जीना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ डिलीजेंटली कैरिंग आउट द प्रैक्टिस शोन हियर। तो फिर ये रिवॉर्ड आपको एक पुरस्कार मिलेगा इस तरह का, जब आप इस प्रैक्टिस को गंभीरता से करेंगे तो फिर रिवॉर्ड के रूप में आप धीरे धीरे करके आपका बीइंग की ओर जाने लगोगे। मैन हैज एक्यूमुलेटेड फेनोमिनल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये तो हम जानते हैं कि सुबह से शाम तक हम ज्ञान ही इकट्ठा करते रहते हैं। और अभी तो ये सोशल मीडिया का ज़माना, इसमें तो ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का विस्फोट हो गया है। कोई भी जगह से आप कहीं भी स्थान पर, आप ट्रेन में बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, आप हर समय ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। Yet he has not given a thought to his thinking, that is brain processes। पर ये जो हम इंफॉर्मेशन नॉलेज तो इकट्ठा करते हैं, पर ब्रेन प्रोसेस हमारी क्या है, हमारी थिंकिंग की क्या क्वालिटी है, उसके प्रति हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ज्ञान इकट्ठा कर लिया, इससे क्या हुआ, और कभी कभार तो वो ज्ञान ही दुख का कारण बन जाता है। तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द बीइंग इज दैटलेस ब्लिसफुल, दिस बीइंग इज व्हाट यू आर एक्चुअली, यू आर बीइंग possessing a body, a brain, etc। तो हम वास्तव में कौन है? हम जो है वो बीइंग है, आत्म तत्व है। और आत्म तत्व है वही तो, इसका न मृत्यु होता है, वो हमेशा आनंद की स्थिति के अंदर रहता है, और हम वही है। आज हम इसका अनुभव नहीं करते, इसलिए हम मान नहीं सकते कि मैं आत्मा हूँ। या कोई लोग बोलते रहते हैं ऐसे तोते की तरह, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो अलग बात है। पर हमें एक्चुअली इसका अनुभव नहीं होता है, पर हम है आत्मा। और इसका अनुभव नहीं होने के कारण क्या है कि हम जीव दशा के अंदर जीते हैं। आत्मा की दशा में, आत्मा भाव में नहीं जीते हैं, हम जीव भाव से जीते हैं। और जीव भाव की स्थिति तो हमेशा सुख दुख से भरी हुई होती है, वही जीव भाव की स्थिति है। आत्मा जो है वो डेथलेस ब्लिसफुल उसकी स्थिति है। तो आत्मा ने हमारा बॉडी को धारण किया है, जो जो उसको जरूरी है इस यात्रा के लिए, बॉडी, ब्रेन वगैरह जो जरूरी है वो सब कुछ उसने धारण किया हुआ है। बट टू नो एट फर्स्ट
and then to be the being, one has to stop this mad aimless wandering of the brain. अगर हम बीइंग, हम कौन हैं वो जानना चाहते हैं, हु एम आई, तो पहले तो ये जो एक एमलेस वॉन्डरिंग है, जो बिना अटके जो भटकन अंदर चल रही है, उस स्थिति से हमें पहले तो निकलना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, तब फिर हम आत्मा क्या है वो समझेंगे और फिर इसका अनुभव भी कर सकेंगे। Till it is done, the being remains veiled by the constant flow of ignorant thoughts. अब जब तक ये नहीं होता है तब क्या होगा कि ये जो विचारों का जो एक कांस्टेंट फ्लो चालू रहता है, वो वेल के रूप में एक उसको ढंक देता है, वो एक पर्दा जैसा बन जाता है और बीइंग को ढंक के रखता है। तो हमारे और बीइंग के बीच में जो एक पर्दा है, वो पर्दा ये इग्नोरेंट थॉट्स है, हमारी जो विचार प्रक्रिया है या अज्ञानजन्य जो विचार प्रक्रिया जो चालू रहती है, वही चीज़ जो है वो ये एक पर्दा बन जाती है। ये पर्दा को उठाना है तो फिर आत्मा का दर्शन हो सकता है। द फर्स्ट स्टेप is to stop this chain of concepts that run non-stop. तो हमारे अंदर जो ये ख्यालों की जो श्रृंखला बनी रहती है हमेशा, उसको पहले तो हमें उसको स्टॉप करना पड़ेगा, जो नॉन स्टॉप चल रही है उसको हमें रोकना पड़ेगा। ट्राई टू स्टॉप दिस फ्लो फॉर ए मिनट एंड यू वुड देन ओनली बी अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, हाउ डोमिनेंट इट इज एंड हाउ इट विल फ्रस्ट्रेट यू if you try to stop its flow even for a minute is to just try and experience it. अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब पता चलता है कि भाई ये जो चीज़ है वो कितनी पावरफुल चीज़ है। ये जो वॉन्डरिंग जिसको कहते हैं या इसको भटकना, तो विचार प्रक्रिया का चालू रहना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी डोमिनेंट होती है कि तुरंत हमें खींच के ले जाते हैं। हम एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं या एक चीज़ के ऊपर हम टिके रहने का प्रयत्न करते हैं और तुरंत ही कुछ ही क्षणों के अंदर वो इस तरह हमें ऐसा गुमराह कर देते हैं और वो छटक जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये तो निकल गया और हम तो उसके साथ में विचारों में बहने लगे। वो तो कुछ समय के बाद में जब याद आता, अरे मैं तो ये ध्यान की प्रैक्टिस करने बैठा था और मैं कहाँ निकल गया, तो वो तो बहुत बाद में फिर एक ख्याल में आता है। पर इसका जब अभ्यास करेंगे तब हमें पता चलेगा। दिस इज मेंटल डिसिप्लिन बट टू विच वी हैव नेवर सब्जेक्टेड अवर ब्रेन। ये एक मेंटल डिसिप्लिन है, एक मानसिक शिस्त है, हमारे विचारों को का जो निखारना है, हमारे विचारों को किस तरह बनाना है, कहाँ रोकना है, कौन से विचार को आने देना है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। तो मेंटल डिसिप्लिन अगर जब तक हम डेवलप नहीं करते हैं और तब तो, क्योंकि हमने कभी इसके प्रति ध्यान ही नहीं दिया है, हमें जो ब्रेन की प्रोसेस है उसके हम अधीन रह कर ही जिए हैं, तो वो उसको जब कुछ इस टेक्निक का अभ्यास करते तब पता चलता है। This calls for active awareness on our part and to come out of the half-awake state that we normally are in and call it waking state. तो हमें जो एक्टिव अवेयरनेस है, जो हम बार बार बात करते हैं, तो एक एक्टिव अवेयरनेस की स्थिति हमें लाना है, वो अपेक्षित है हमारे लिए। और जो हम हाफ अवेक स्थिति के अंदर जो जी रहे हैं उससे हमें बाहर निकलना है और वेकिंग स्टेट, जागृति का जो स्थिति है वो स्थिति में हमें जाना है। इन देन इट इज सेड दिस मैड माइंड डज नॉट होल्ड, इफ इट होल्ड्स इट इज एनलाइटनमेंट। क्या कहते हैं कि ये पागल जैसा मन है वो कभी रुकता ही नहीं है, और अगर वो रुक गया है तो एक बार वो एनलाइटन हो जाएगा। तो इसको
रोकना ये कितना एक जरूरी है कि ये विचारों से रोकना, मतलब हम विचारों से मुक्त रोकना, यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती से हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पर कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ, कुछ प्रैक्टिस, कुछ मेथड के साथ करते हैं तो थोड़ा होल्ड क्या है वो हम शायद समझ सकते हैं। पर यहाँ माइंड शब्द यूज़ किया है, इसलिए फिर से तावरिया जी ने ब्रैकेट में यहाँ करेक्शन किया है, इट नॉट माइंड बट ब्रेन प्रोसेसेस, दिस इज द मिसअंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ओवर। तो हर जगह पर जहाँ ब्रेन या विचार प्रक्रिया की बात है वहाँ हमेशा नॉर्मली लोग माइंड शब्द, मन शब्द का उपयोग करते हैं। दिस माइंड डज नॉट होल्ड, इसके बदले में क्या कहना चाहिए, दिस ब्रेन डज नॉट होल्ड, इफ इट होल्ड्स इट इज एनलाइटनमेंट। इस तरह हमें समझना है। नेचुरली फॉर if the wandering of the brain veil the being, removing this veil must reveal the being, but one has to practice diligently every day। तो ये जो हमारा जो बीइंग है जिसको ढांक के रखा है, ये वॉन्डरिंग ने, ये ब्रेन प्रोसेस ने जिसको ढांक के रखा है, उसको हमें खोल देना है, उसको रिमूव कर देना है इस वेल को। तो फिर हम जो हमारा जो बीइंग है, हमारा आत्म तत्व है, वो रिवील हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। पर इसके लिए रोजाना डिलीजेंटली काम करना पड़ता है। दिस प्रैक्टिस इज सिंपल, बी एक्टिवली अवेयर टू कीप अटेंशन ऑन प्रैक्टिस दैट यू विल बी शोन द फाइव सेंसेस एंड इमेजिनेशन। अब प्रैक्टिस सिंपल है, उसके अंदर खास तो ध्यान ये रखना है कि भाई जो हमारा अटेंशन है, तो 5 इंद्रिय और जो हमारे इमेजिनेशन जो हमारे अंदर चलता है, 5 इंद्रिय से जो अंदर आता है विषय, और उसके साथ में जो कल्पना वगैरह मन जो दिमाग हमारा इसके साथ में जुड़ जाता है, तो वहाँ तो उसके बदले में हमें कोई एक पर्टिकुलर जगह पर हमारे अटेंशन को फिक्स करना पड़ता है ये प्रैक्टिस के अंदर, और एक्टिवली अवेयर रह के हमें वो अटेंशन को पकड़ के रखना है, न कि ये 5 सेंसेस और इमेजिनेशन के अंदर हमें चले जाना है। कीप द ब्रेन प्रोसेस इज परपेचुअली वॉन्डरिंग, ड्रिफ्टिंग, एंड सो द प्रैक्टिस इज टू सी थॉट्स आफ्टर थॉट as it arises and comes in focus, but without accepting it and without rejecting it, just seeing। Avoid all reactions during the practice। अब ये प्रैक्टिस में क्या करना है, यहाँ सी शब्द इंटू इन्वर्टेड में कहा है, मतलब कि खाली देखना है। हमें क्या करना है कि जो वॉन्डरिंग चल रहा है अंदर, जो ड्रिफ्टिंग चल रही है, विचार के ऊपर विचार, विचार के ऊपर विचार बन रहे हैं और अलग अलग विषय के विचार बन रहे हैं, उसको यहाँ हमें रोकना नहीं है, हमें तो उसको खाली देखना है कि हाँ देखो एक विचार आया और वो चला गया, दूसरा विचार आया और चला गया। और विचार को ना एक्सेप्ट करना है ना रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर एक्सेप्ट करेंगे तो विचार प्रक्रिया के साथ में जुड़ जाएंगे, इवन रिजेक्ट करेंगे तो भी विचार प्रक्रिया में जुड़ जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, इसके बदले में ऐसा, तो विचार प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो विचार प्रक्रिया से अलग होके हमें खाली एक उसको देखते रहना है विचार प्रक्रिया को, और उस दौरान हमें किसी प्रकार के रिएक्शन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। दिस एटीट्यूड ऑफ न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स ए लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑन आवर पार्ट। When other thoughts come into focus, our understanding should be that all these are transient thoughts of times, unrelated, disjointed, repeating, and are actually useless and of no value and of no profit in relation to practice, not during practice। अब एक अंडरस्टैंडिंग हमें बनाना पड़ेगा। ये अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो जिंदगी भर के लिए बनती है तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाता है।
पर एटलीस्ट प्रैक्टिस के दौरान भी एक हमारे अंदर एक प्रैक्टिस, ये एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि जो जो विचार हमारे ध्यान में आते हैं, जो जो विचार अंदर उत्पन्न होते हैं, वो कैसे हैं कि ये विचार क्षणभंगुर है, अभी जन्मा ये विचार और दूसरी क्षण के अंदर तो ये विचार चला जाएगा। और ये विचार का इस समय, ये टाइम के संदर्भ में तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इस समय ये अनरिलेटेड थॉट है, ये समझना चाहिए, डिसजॉइंटेड है, उसका कोई जुड़ान नहीं है। और ये रिपीट होता ही रहता है, विचार एक के ऊपर विचार की प्रक्रिया जो है, विचार बार बार रिपीट होते रहते हैं। और ये सब यूजलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जब प्रैक्टिस करते हैं और विचार उत्पन्न होता है, उसी क्षण ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आनी चाहिए कि देखो ये विचार तो आया, पर ये तो क्षणभंगुर विचार है, और ये विचार अभी तो कोई इसका कोई न जरूर है, न कोई महत्व है, न उसकी कोई वैल्यू है। इस तरह की अगर हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, और फिर ये प्रैक्टिस तो एक नेट प्रैक्टिस जैसा है, फिर जिंदगी के अंदर भी अगर इस तरह का हमारी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, हर समय विचार उत्पन्न होते हैं, बाकी के समय में भी, तब भी अगर हम इस तरह सोचते हैं कि भाई ये विचार का अभी क्या ज़रूरत है, इसका कोई रिलेशन है इस क्षण के साथ में, और ये विचार तो अभी है और दूसरी क्षण तो चले जाने वाला है, उसका कोई अस्तित्व ही, लंबा अस्तित्व ही नहीं है, वो तो एक क्षण में मर जाने वाला है। इस तरह अगर हम कोई अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं